नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। गुरुवार की कुछ अच्छी शुरुआत होती हुई दिख रही है। एटलीस्ट ओपनिंग क्यूज तो ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। विदेशी बाजारों के संकेतों पर जरा नजर डाल लेते हैं। एसजीएक्स निफ्टी तकरीबन 100 से 120 अंकों की स्ट्रेंथ के साथ कारोबार करता नजर आ रहा है। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स की भी बात करें तो यहां पर कुछ अच्छी स्ट्रेंथ ही दिखाई दे रही है। हरे निशान में ट्रेड्स हम यहां पर भी होता हुआ देख रहे हैं। तकरीबन कल हमने डाउ जोन्स में 200 अंकों की स्ट्रेंथ बनती हुई देखी, और अगर डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स की बात करें तो यहां पर भी हम देख रहे हैं हरे निशान में खुद को टिकाए रखने की कोशिश है। 12,000 के करीब नैस्डैक फ्यूचर्स इस समय कारोबार कर रहे हैं। 60 अंकों की स्ट्रेंथ डाउ फ्यूचर्स में दिखाई दे रही है। एशियन मार्केट्स में अगर जापानीज मार्केट की बात करें या कोरियाई बाजारों की बात करें तो यहां पर भी हम देख रहे हैं पास 2 सेशंस की कमजोरी उठापटक के बाद आज शुरुआत कुछ स्ट्रेंथ के साथ हुई है। 100 अंक ऊपर निके है इस समय, और कॉस्पी की भी बात करें तो आधे % की मजबूती यहां दिखाई दे रही है। कमोडिटी बाजार में बात करें तो वैसे तो दायरे का ट्रेड ही है, लेकिन हमने डॉलर इंडेक्स को थोड़ा सा फिसलते हुए देखा है वापस से, तो उसकी वजह से हमने देखा है कि हरे निशान में फिर से कारोबार हो रहा है। तो क्या कुछ हुआ है बीते सत्रों में, ये एकाएक जो चमक लौटी है बाजारों में, किस कारण से है, इस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियोज में जुड़ चुके हैं। दीप, गुड मॉर्निंग। कभी भी कमबैक होता है तो अच्छा लगता है, लेकिन फेड के मिनट्स में ऐसा क्या कल हो गया जो बाजार जोश में आ गए? कुछ नया नहीं आया फेड के मिनट्स में। कुछ ऐसे उन्होंने सरप्राइजिंग नहीं कहा। कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिसकी वजह से बाजार रिएक्ट करता। तो आई थिंक एक जो चीज दिख रही है नेहा, वॉलेटाइल तो है, कल भी हमने वॉलेटिलिटी देखी है, पर पिछले कुछ दिनों का अगर आप एक्शन समझें तो जो हजार पॉइंट्स के स्विंग हमें इंट्राडे डाउन में दिख रहे थे वो अब कम होते हुए दिखे हैं। तो कल के सेशन में सिर्फ 500 अंकों की रेंज में कारोबार हुआ। उससे पहले वाले सेशन में हमने देखा कि करीब 600 साढ़े 600 अंकों की रेंज में कारोबार होते हुए दिखा। तो वो रेंज थोड़ी कम होती हुई दिख रही है। उतार चढ़ाव आपको फिर भी दिखा, सुस्त शुरुआत, फिर अच्छी रिकवरी, फिर गिरावट, और एंड ऑफ द डे अच्छी रिकवरी के साथ बाजार बंद हुए। बट अच्छी बात यह है कि कल जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स थोड़ी नरमी दिखा रहे थे। नैस्डैक फ्यूचर्स के परफॉर्मेंस पर भी थोड़ी कंसर्न आ रहे थे। उसके मुकाबले डाउ करीब 200 अंक ऊपर बंद हुआ है, तो ये एक अच्छा संकेत जरूर बाजार को आते हुए दिखेगा। और ऐसा कुछ नेगेटिव कल निकल कर नहीं आया जिस पर बाजार रिएक्ट करते। फेड मिनट्स के बारे में तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, बट ऐसा कुछ सरप्राइजिंग नहीं आया जिसका बाजार पर रिएक्शन आते हुए आपको दिखता। आईटी शेयर्स का एक अच्छा रिबाउंड है, और इससे हमने देखा कि बाजार का मूड माहौल डेफिनेटली सुधरते हुए दिखा है। तो नैस्डैक करीब 1.5% ऊपर बंद हुआ है, और ये एक की फैक्टर था जिसकी वजह से बाजार में स्ट्रेंथ दिखी। S&P 500 पर भी आपने अच्छी बढ़त आती हुई देखी है। इसके साथ ही 10 साल की बॉन्ड यील्ड थोड़ी और फिसली है, 2.7776% पर आ गई है। तो ये बात का संकेत है, जो 3.2 के पार गई थी पिछले 1-1.5 महीने से हमने देखा है कि बॉन्ड यील्ड का कूल ऑफ भी बाजार के सेंटिमेंट को सुधारते हुए आपको दिख रहा है। आईटी की रिकवरी के अलावा हमने देखा कि कंज्यूमर स्टॉक्स यहां पर अच्छा एक्शन था, और ये एक बड़ा पेन पॉइंट रहा है। आईटी के बाद कंज्यूमर स्टॉक्स में हमने सबसे ज्यादा गिरावट देखी है, जो पिछले हफ्ते वॉलमार्ट टारगेट के नतीजों के बाद आती हुई दिखी थी। तो वहां से एक रिकवरी के संकेत भी आपको आते हुए दिखे हैं। साथ ही रियल एस्टेट शेयर्स, यहां पर भी खरीदारी थी, और कल ही हमने देखा कि न्यू होम सेल्स डेटा जो था वो काफी निराशाजनक था। उसके बावजूद रियल्टी शेयर्स में अच्छा एक्शन आते हुए दिखा है। तो ओवरऑल बाजार का मूड माहौल इतना खराब नहीं था जितना हमने पूरे पिछले कुछ दिनों में देखा है, और वो जो ट्रेड की रेंज है वो भी थोड़ी कम होती हुई दिख रही है। आज इनकी जो Q1 जीडीपी है उसका दूसरा अनुमान यानी कि सेकंड एस्टिमेट जारी किया जाएगा, तो देखते हैं वहां पर क्या संकेत आपको आते हुए दिखते हैं। ऑफ कोर्स फेड मिनट्स की आपने बात करी है, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर था जिस पर बाजार की नजर थी, बट लाइक आई सेड कोई ऐसा नेगेटिव सरप्राइज नहीं आया था। ये अब मान के ही चल रहे हैं कि आने वाली कई पॉलिसीज तक आप आधे % की दरों में बढ़ोतरी देखेंगे, और फेड के मिनट्स में भी यही निकल कर आया है। तो नेक्स्ट फ्यू पॉलिसीज डेफिनेटली 0.5% रेट हाइक ईच पॉलिसी में आपको आते हुए दिख सकता है। इसके साथ ही फेड के मेंबर्स ये भी कह रहे हैं कि जो स्टांस है वो अकोमोडेटिव से न्यूट्रल और फिर आगे न्यूट्रल से रेस्ट्रिक्टिव जाने की जरूरत पड़ सकती है, यानी कि थोड़ा और कमर कसनी पड़ सकती है अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आया तो ये उन्होंने एक संकेत जरूर दिया है, क्योंकि कई मेंबर्स ने बढ़ते इन्फ्लेशन पर जताई है चिंता। वो कह रहे हैं कि वो होपफुल हैं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाया जा सकता है, बट अगर सिचुएशन खराब हुई तो न्यूट्रल से रेस्ट्रिक्टिव भी करना पड़ सकता है पॉलिसी। और क्योंकि महंगाई पर आपने अब वॉर डिक्लेयर कर दिया है, तो क्या इसका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर असर पड़ सकता है, इस पर भी कुछ मेंबर्स ने सवाल उठाए। तो ओवरऑल लाइक आई सेड कुछ ऐसा पॉजिटिव तो नहीं आया, बट कुछ ऐसा नेगेटिव या अननोन भी नहीं आया इन मिनट से जिसकी वजह से बाजार इस पर रिएक्ट करते हैं। बट यू नेवर नो, पिछली बार में हमने देखा था फेड पॉलिसी पर बाजार ने नहीं रिएक्ट किया और उसके अगले दिन बड़े रिएक्शंस आए थे। तो इस बार क्या होता है वो देखना पड़ेगा। बट हाँ, फेड मिनट्स कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल जरूर वहां से निकल कर आई हैं। यूरोप में अच्छा कारोबार था, 0.5% ऊपर यूरोप के बाजार आपको दिखे। कमोडिटीज कल ज्यादातर रेंज में ही आपको ट्रेड करती हुई दिखी।
डॉलर इंडेक्स में एक थोड़ा रिबाउंड आया 102 के स्तर से। इसके अलावा 114 के आसपास आपको कच्चा तेल ट्रेड करते हुए दिख रहा है। वहीं सोने और चांदी की बात करें, हल्का मूवमेंट है बट कुछ ज्यादा मूव वहां पर नहीं आए हैं। बट ऑफ कोर्स जो गोल्ड गेन कर रहा था, अब देखना पड़ेगा क्योंकि डॉलर ने फेड मिनट्स के बाद कल रिबाउंड करा है, तो क्या उस पर इंपैक्ट आता है कि नहीं। बट ओवरऑल अच्छे संकेत हैं, स्टेबल संकेत हैं, और इसलिए आप देख रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी भी इस समय सेंचुरी लगाते हुए दिख रहा है। बिल्कुल, नॉन एग्री कमोडिटी स्पेस में तो ज्यादा एक्शन नहीं है दीप, लेकिन एग्री कमोडिटी बाजार, क्योंकि भारत ने यहाँ पर बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए हैं और हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भी कई प्रोड्यूसिंग नेशंस की तरफ से देख रहे हैं कि कुछ रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज अब निकल के आ रही हैं महंगाई के मद्देनजर, तो उस पर ग्लोबल एग्री कमोडिटीज रिएक्ट कर रही हैं, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बहरहाल शुक्रिया दीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो ग्लोबल अपडेट्स रखने के लिए। आगे बढ़े इससे पहले देख लेते कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला है। तो कहानी अभी वही बरकरार है कि कैश स्पेस में एफआईआईज की तरफ से तो बिकवाली जारी है। 1800 करोड़ के आसपास का वो फिगर आया है, 2230 करोड़ की। हालांकि इसके ठीक विपरीत खरीदारी हमने घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से आते हुए देखी है, और काफी दिनों की खरीदारी के बाद एफएनओ स्पेस में हमने कल पहली बार 432 करोड़ की बिकवाली एफआईआईज की तरफ से बनती दिखी है। तो कह सकते हैं ऑल इन ऑल संकेत, ग्लोबल संकेतों में कोई बड़ा सरप्राइज नहीं है। ऑन द फेस ऑफ इट आज ये अच्छे दिख रहे हैं। तो हमारे मार्केट में इसके मद्देनजर क्या रणनीति हो सकती है, उस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। सर बताइए, जिस तरह के संकेत हमने कल देखे अमेरिकी मार्केट्स में और आज भी ऑल इन ऑल ऐसा कोई बुरा संकेत तो है नहीं, तो निफ्टी बैंक निफ्टी सर क्या ट्रेडिंग रेंज लेवल रहेगी सर? गुड मॉर्निंग नेहा। कम से कम देखिए, अच्छी बात यह कि जो भी संकेत हमें पिछले 3 दिनों से 4 दिनों से अमेरिका से मिल रहे हैं, उसके दम पर हम सुबह सुबह गुड मॉर्निंग तो बोल ही सकते हैं। उसके बाद आफ्टरनून तक गुड रहता है नहीं रहता है वो अलग बात है। 3 दिनों से उल्टा हो रहा है। अमेरिकी बाजार नीचे खुलते हैं, टॉप पर जाकर बंद होते हैं। हमारे बाजार टॉप पे खुलते हैं, नीचे जाकर बंद होते हैं। अब आज मंथली एक्सपायरी का दिन है, ट्रेंड वही रहेगा, बदलेगा, खुलेंगे तो मजबूत, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दिग्गजों में प्रॉब्लम कम है, थोड़े मिड कैप स्मॉल कैप से कल जो प्रेशर आया है वो थोड़ी सी चिंता की बात है। एक्सपायरी के लिहाज से तो मुझे लगता है ब्रॉडर मार्केट में थोड़ी समस्या रह सकती है, लेकिन हेवीवेट्स थोड़े बेहतर हो सकते हैं। तो आज आपके लिए जहाँ मौका बनेगा खरीदारी करने के लिहाज से, अगर वैसे तो चांस कम है गैप से खुलने के बाद कि हम 16,000 के नीचे जाए, लेकिन अगर एक मौका बनता है नीचे आते हैं तो 15,750 से 15,900 ये आपके लिए 150 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। अब आप सोचेंगे कि 16,000 पे बंद हुए हैं, 100-125 पॉइंट ऊपर खुलेंगे तो इतनी नीचे की रेंज देने का मतलब क्या है? वो मतलब इसलिए है कि एक तो आपके लिए मार्केट इंट्राडे में वोलेटाइल हो रहे हैं, दूसरा ये है कि एक्सपायरी का दिन है, तो उस लिहाज से सेफर साइड पर आप इस सपोर्ट जोन को ध्यान में रखिए और ऊपरी स्तरों पर एक बार 16,200 से 16,300 की रेंज में जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, बहुत मजबूती से डटा हुआ है और पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन बैंक निफ्टी में बहुत ही बेहतरीन रहे, गिरने से इनकार कर रहा है। 34,000 34,125 आज के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर रहेगा बैंक निफ्टी पर, और ऊपरी स्तरों पर एक बार 34,800 से 34,950 तक की यात्रा बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ कर सकता है। तो वहां पर आपको तेजी के रुझान के साथ बने रहना चाहिए। तो ये दोनों ही जो लेवल्स है, मुझे लगता है इन पर फोकस करना चाहिए। एक्सपायरी का दिन है तो थोड़ा उतार चढ़ाव वाला सेशन हो सकता है, तो उसकी तैयारी आपकी रहनी चाहिए। बट बाय ऑन डिप्स का मार्केट है और अगर मौका मिले कम गैप से शुरुआत हो तो खरीदारी करनी चाहिए। पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच दर्शकों को बताने के लिए कि आज के बाजार में किस तरह की ट्रेडिंग रेंज हमें देखने को मिल सकती है। तो ऑफ कोर्स जैसे कि सर ने कहा, मैं रीइटरेट कर देती हूँ कि एक्सपायरी वाला दिन है, उठापटक के लिए तैयार रहिए, लेकिन बाइंग का मौका डेफिनेटली मिलेगा। निफ्टी में लेवल्स 15,700 से 900 यहाँ पर गिरते हुए दिखाई देते हैं, तो वो सपोर्ट रेंज आपके लिए खरीदारी का मौका होगी। 16,200 से 300 ये लेवल पार होता है तो अगला पड़ाव 16,400 एंड उसके बियॉन्ड ऑल स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी 34,000 34,125 ये एक सपोर्ट रेंज का काम करेगी और अपर बैंड 34,800 से 900 तक खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है। 950 तक इसकी अपर बैंड जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए अब हमारे दर्शकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। दरअसल 1 जून से नई गाड़ी खरीदने पर आपको इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए 17 से 23% ज्यादा भरने पड़ेंगे। अब आपको बता दें कि 3 साल बाद मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की दरों में बदलाव हुआ है।
इसके क्या मायने हैं, पूरी खबर की डिटेल क्या है, सब बताने के लिए जी मीडिया संवाददाता मेरे सहयोगी अनुराग शाह जुड़ चुके हैं। अनुराग, जरा बताइए कि खबर एग्जैक्टली क्या है, पूरी डिटेल बताइए और इसका इम्पैक्ट। देखिए, सबसे पहले तो जी बिजनेस की खबर पे मोहर लगी है। एक हफ्ते पहले ही हमने बताया था कि मोटर थर्ड पार्टी की जो दरों में बदलाव है वो 1 जून से लागू होने वाला है और उसका जो नोटिफिकेशन है रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय के द्वारा जारी कर दिया गया। तो अगर आप नई गाड़ी लेते हैं तो वहां पर आपको 17 से 23% तक ज़्यादा इंश्योरेंस का प्रीमियम देना पड़ेगा, क्योंकि नई गाड़ी जो होती है वहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस जो है जरूरी है। 2 व्हीलर के लिए 5 साल का एक साथ थर्ड पार्टी प्रीमियम देना पड़ता है और 4 व्हीलर के लिए 3 साल का प्रीमियम एक साथ भरना पड़ता है। तो वहां पर ग्राहकों को 17 से 23% तक ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर जो सालाना रिन्यूअल होता है, जिनकी अभी गाड़ियां हैं और हर साल जिनको रिन्यूअल कराना पड़ता है, तो वहां पर 6 से 15% तक अलग अलग क्षमता के जो गाड़ियां हैं वहां पर बढ़ोतरी की गई है और ये 1 जून से लागू होगी। इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि आखिरी जो बढ़ोतरी है वो जून 2019 में हुई थी, यानी 3 साल पहले हुई थी। 2020 के अंदर बढ़ोतरी प्रस्तावित थी, लेकिन कोविड के देखते कोविड की वजह से उसे टाल दिया गया। 2021 के अंदर भी कोविड की वजह से उसे टाल दिया गया और उसके बाद जो है इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनके द्वारा लगातार मांग की जा रही थी कि थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस की दरों में बदलाव किया जाए, क्योंकि उनके क्लेम्स वगैरह काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं और वो लॉन्ग टर्म का इंश्योरेंस जब देते हैं तो वहां पर दरों में बढ़ोतरी होना जरूरी है। तो इंश्योरेंस कंपनियां, जनरल इंश्योरेंस कंपनियां जिसमें आईसीआईसी लोम्बार्ड, न्यू इंडिया एश्योरेंस, उनके लिए ये एक पॉजिटिव खबर है, क्योंकि ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करें तो करीब 25% तक का जो पोर्टफोलियो है, 2 लाख करोड़ से ज्यादा की इंडस्ट्री है, वहां पर 50,000 करोड़ का जो कारोबार है वो मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ है। तो इंश्योरेंस कंपनियां, जनरल इंश्योरेंस कंपनियां जो लंबे वक्त से मांग कर रही थी, इंतजार में थी कि दरों के अंदर बदलाव होगा, तो उस पर सहमति बन गई है, उसको लागू कर दिया गया और 1 जून से ये दरें लागू होगी। आम लोगों को थोड़े पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, लेकिन इंश्योरेंस कंपनियां, जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के लिए काफी पॉजिटिव खबर है। जाहिर तौर पर इनफैक्ट कल ही हमने अनुराग देखा भी था कि इंश्योरेंस सेक्टर की जो कुछ बड़ी कंपनियां हैं, जानी मानी कंपनियां हैं, उसमें कल खासी स्ट्रेंथ भी थी और ऑलमोस्ट 2 से 4% की मजबूती हमने कल के सत्र में भी बनते हुए देखी है। बहरहाल शुक्रिया आपका अनुराग, इस खबर की पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो इस खबर पर और इस खबर के मद्देनजर सेक्टर पे, स्टॉक्स पे तो नजर हमारी रहेगी ही, लेकिन और कौन सी ऐसी खबरें हैं, ट्रिगर्स हैं जिस पर आपको फोकस करके चलना है, इसकी पूरी लिस्ट लेकर मेरे सहयोगी अरमान इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, गुड मॉर्निंग। पहले तो ये बताइए कि कल कौन कौन सी कंपनियों ने नतीजे जारी किए हैं और कैसे रहे हैं? नतीजों में सबसे पहले कोल इंडिया, जो हमारा अनुमान था उससे थोड़े बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय 22% बढ़कर आई है। वहीं अगर आप मार्जिन देखेंगे तो मार्जिन 24% से बढ़कर 28% पर आते हुए दिखे हैं। अपोलो हॉस्पिटल, जो हमारा अनुमान था उससे कमजोर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 24% बढ़कर आती हुई दिखी है। वहीं अगर मुनाफे की बात करेंगे तो मुनाफा लगभग 46% घटकर आया है। बीपीसीएल, अदर देन मार्जिन्स के अलावा अगर आप देखेंगे तो नतीजे कमजोर आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 7.6% बढ़ी है। मुनाफे में लगभग 14% की कटौती देखी गई और बोर्ड ने 6 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड भी ऐलान किया है। नैल्को, नतीजे हमारे अनुमान से बेहतर आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 54% बढ़ी है। मार्जिन्स देखेंगे 33% से बढ़कर 37% पर आते हुए दिखे हैं और मुनाफे में भी 10% की बढ़ोतरी देखी गई है। वर्लपूल, नतीजे कमजोर आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 4% घटी है। मार्जिन्स देखेंगे 11% से घटकर 9% और मुनाफे में भी लगभग 35% का कट देखा गया है। बाटा इंडिया, हमारे अनुमान से बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 13% बढ़ी है। मार्जिन्स देखेंगे, मार्जिन्स लगभग 19% से बढ़कर 24.4% पर आते हुए दिखे हैं। वहीं मुनाफा देखेंगे, मुनाफे में भी लगभग 2 गुने की बढ़ोतरी देखी गई है। पीएफसी, नतीजे एनआईए देखेंगे तो एनआईए लगभग 10% बढ़कर आई है। वहीं अगर मुनाफे की बात करेंगे, मुनाफे में भी 10% की बढ़ोतरी देखी गई है। इंटरग्लोब एविएशन, जो हमारा अनुमान था उससे कमजोर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 14% घटकर आई है। मार्जिन्स देखेंगे तो मार्जिन्स में अच्छा खासा कट देखा गया है। 21.5% से घटकर लगभग 2.1% पर आते हुए दिखे हैं और पिछली बार जो प्रॉफिट था, इस बार कंपनी को लॉस आता हुआ दिखा है। एक फॉरेक्स लॉस भी है उसके चलते, जिसमें 612 करोड़ का एक फॉरेक्स लॉस है। टोरेंट फार्मा, नतीजे हमारे अनुमान से बेहतर आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 10% बढ़ी है। एबिटा की बात करेंगे तो एबिटा लगभग 4% घटा है और अंत में लॉस देखेंगे तो पिछली बार जो कंपनी को प्रॉफिट था वो कंपनी को लॉस आता हुआ दिखा है। चलिए, तो ये तो थी वो कंपनियां जिनके नतीजे कल जारी हुए हैं, लेकिन अरमान, आज कौन कौन से ट्रिगर्स महत्वपूर्ण हैं, कौन सी कंपनियां नतीजे जारी करेंगे, एंड ऑफ कोर्स एक्शन वाले स्टॉक्स कौन से होंगे? बिल्कुल,
सबसे पहले नतीजों में निफ्टी में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, F&O में बहुत सारे नतीजे हैं, बर्जर पेंट्स, कोलगेट, क्यूमिंस, मदरसन सुमी, मुथूट फाइनेंस, ओबेरॉय रियल्टी, पेज इंडस्ट्रीज, जी एंटरटेनमेंट, ऐसे आदि नतीजे हैं। मई सीरीज की मंथली एक्सपायरी है। एथर इंडस्ट्रीज का जो IPO है वो आज बंद हो जाएगा। सेक्सॉफ्ट बोर्ड बैठक है 10:1 के शेयर विभाजन के लिए, और ऑल कार्गो लॉजिस्टिक में 100 करोड़ जुटाने के लिए, फंड जुटाने के लिए बोर्ड बैठक है। एक्स डेट है ITC में, जिसमें डिविडेंड था 6.25 का, और ग्लोबल में USA का GDP का Q1 का डेटा भी आएगा। IPO अपडेट, एथर इंडस्ट्रीज जो आज IPO का आखिरी दिन है, और दूसरे दिन तक अगर आप देखेंगे तो IPO 49% बढ़ा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा जो है वो 67% बढ़कर आता हुआ दिखा है। NBCC अगस्त सीरीज से ये स्टॉक एंड F&O से बाहर हो जाएगा। वोडाफोन, सेबी ने वोडाफोन आइडिया के लिए सरकार को ओपन ऑफर लाने से छूट दे दी है। सरकार का जो बकाया है उसके बदले सरकार लगभग 33% हिस्सेदारी खरीदेगी, और ओपन ऑफर ट्रिगर कब होता है? जब 25% से ज़्यादा अगर हिस्सेदारी ली जाती है तो ट्रिगर हो जाता है। भारतीय एयरटेल और भारतीय टेलीकॉम में हिस्सा बेच सकती है सिंगटेल, और लगभग कितने में? लगभग $100 से $200 के आसपास की ये जो हिस्सेदारी वो बेची जा सकती है। पावर स्टॉक्स पर ध्यान रखिएगा, जिसमें डिस्कॉम्स और पावर जिनकॉस कंपनियों के लिए एक अच्छी खबर आती हुई दिखी है, क्योंकि डिस्कॉम पर जो लगभग अभी तक 18 मई तक जो लगभग 1 लाख करोड़ का बकाया था, उसके लिए डिस्कॉम को 48 मासिक किश्तों के लिए बकाया भुगतान करने की अनुमति दे दी गई है। और सीमेंट कंपनीज पर भी ध्यान रखिए, जिसमें वित्त मंत्रालय के सूत्रों से खबर है कि सीमेंट के दाम कम करने के लिए उन पर फोकस कर रही है। और अंत में NHPC पर ध्यान रखिएगा, जिसमें 6,300 करोड़ फंड जुटाने के लिए वित्त वर्ष में कर्ज लिया जाएगा। ओके, चलिए, तो ये वो खबरें हैं जिनके दम पर इनके रिस्पेक्टिव सेक्टर्स और स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिलेगा। तो उस हिसाब से आज आप अपनी ट्रेडिंग की रणनीति अपना सकते हैं। शुक्रिया अरमान वो पूरी डिटेल रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। चॉइस ब्रोकिंग से शुरुआत करेंगे। हिंदुस्तान जिंक, इस पर आज इनका फोकस है, खरीद की रिकमेंडेशन आई है। ये स्टॉक कल बहुत तेजी से चढ़ा है, 293 का स्टॉप लॉस लगाए 329.30 के टारगेट के लिए। सेंट्रम ब्रोकिंग की रिकमेंडेशन रखते हैं आपके सामने। HDFC लिमिटेड में खरीदारी की रिकमेंडेशन है, 2220 का स्टॉप लॉस लगाना है, और स्ट्रैटेजी में टारगेट मिलेगा 2275 का। और अंत में आनंद राठी सिक्योरिटीज, इनकी तरफ से कॉन्कोर खरीदने की सलाह आ रही है। ये भी एक ऐसा स्टॉक जिसमें कल हमने स्ट्रेंथ देखी, और 623 के पास इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था। 610 की स्टॉप लॉस आज आपको लगानी है, और इसमें टारगेट गोइंग फॉरवर्ड 645 का आपको मिल जाएगा। चलिए अब स्टॉक मार्केट पर आज एक्सपर्ट्स की क्या रणनीति निकल के आ रही है, कौन से स्टॉक्स में आज उनकी तरफ से स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी और एक्शन निकल कर आ रहा है, सब पर बात करने के लिए ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के हिमांशु गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सबसे पहले तो यहाँ रणनीति अपना दीजिए, क्योंकि ग्लोबल क्यूज तो फिलहाल अच्छे ही दिखाई दे रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू नेहा जी। देखिए, क्लियर कट एक हाई वॉलेटाइल इन्वायरमेंट है जिसमें हम डील कर रहे हैं। विक्स बढ़ी हुई है, जिसका मतलब क्लियर कट है कि हमको थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम पिछले 2 दिनों से जिस तरह से थोड़ा सा ओवरसोल्ड हो चुके हैं, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो आज का पॉजिटिव स्टार्ट है ये ड्यूरिंग द डे एक्सटेंड हो सकता है। वैसे भी आज मंथली एक्सपायरी है। मुझे लगता है नेहा यहाँ पर 16,000 इज दैट लाइन इन द सैंड, जिसके ऊपर जब तक हम बने हुए हैं तो यहाँ से आज के लिए एक रिस्क रिवॉर्ड जो है वो तेजी के लिए लिया जा सकता है। मेरा मानना है कि निफ्टी फ्यूचर्स में 16,100 के आसपास खरीदारी करके चला जा सकता है। 16,000 के नीचे का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। और क्योंकि थोड़ा सा पीसीआर ओवरसोल्ड है, और जिस तरह से पिछले 2 दिनों में हमने स्टॉक स्पेसिफिक काफी बड़ी गिरावट और पिटाई इंडिविजुअल लार्ज कैप स्टॉक्स में आते हुए देखी, मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा एक रिबाउंड स्पेसिफिक स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। और उसके चलते निफ्टी में 16,225 और 16,300 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो आज के लिए 16,000 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। अगर बाजार 16,000 के नीचे निकलता है आज या आने वाले 1 या 2 सेशन में, तो वापस से मुझे लगता है कि हम 15,700 और उसके भी नीचे जाने का जो रिस्क है वो वापस से खुलता हुआ देख सकते हैं। निफ्टी बैंक में क्लियर कट नेहा जी पिछले 2 दिनों से एक रिलेटिव स्ट्रेंथ देखने को मिली है। हमने देखा है कि बैंक्स की तरफ से, स्पेशली कोटक बैंक, HDFC बैंक और ICICI बैंक, इनकी तरफ से लीडरशिप देखने को मिली है, और कहीं ना कहीं बाजार को सहारा भी आता हुआ देखने को मिला है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आज तेजी का ट्रेड लिया जा सकता है। 34,350, 34,400 वो जोन रहेगी जहाँ पर लॉन्ग इनिशिएट करके चलेंगे। शुरुआती गैप के साथ अगर कोई इमीडिएट डिप मिलता है तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है।
34,200 के नीचे का स्टॉप लॉस, जो कि कल का लो था, उसके नीचे के हम स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर तेजी का ट्रेड लेंगे। और अपसाइड में 34,700, 34,900 ये लेवल्स मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक में आते हुए नजर आ सकते हैं। सेक्टर स्पेसिफिक देखिए, बैंक्स और फाइनेंशियल्स में मुझे लगता है कि जो लीडरशिप है वो देखने को मिलेगी। आईटी में कुछ हद तक मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ओवरसोल्ड है नियर टर्म में, तो यहाँ पर एटलीस्ट एक आईटी इंडेक्स भी अगर देखें तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास है। मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि आईटी में अगर जो सेलिंग है वो रुकती है, लेकिन ओवरऑल मेटल्स में कमजोरी का जो रुझान है वो एक्सटेंड होता रह सकता है। तो आईटी फिलहाल के लिए हम मेटल्स में खरीदारी अवॉइड करेंगे, और तेजी की तरफ अगर हम देखें तो बैंक, फाइनेंशियल्स और ऑटोज ये सेक्टर रहेंगे जहां पर हम तेजी करके चल सकते हैं। आज के लिए स्टॉक स्पेसिफिक मुझे लगता है एचडीएफसी लिमिटेड में हम खरीदारी करके चलने की सलाह देंगे। वहां पर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला था, तो 2280 तक के टारगेट्स एचडीएफसी लिमिटेड में आते हुए नजर आ सकते हैं। 2220 के स्टॉप लॉस के साथ एचडीएफसी लिमिटेड में खरीदारी करके चलने की सलाह है जी। ठीक है, थैंक यू सो मच हिमांशु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि किन सेक्टर्स पे फोकस करना है, किन्हें अवॉइड करना है, एंड ऑफ कोर्स निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या रणनीति होगी। एचडीएफसी लिमिटेड आज खरीद की रिकमेंडेशन निकल के आ रही है 2280 के टारगेट के साथ। ये है हिमांशु जी की रिकमेंडेशन। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी बाजार का रुख कर लेते हैं, समझते हैं कि आज यहाँ पर आपको किन कमोडिटीज में दाव लगाकर चलना है। और बात करने के लिए आज हमारे साथ आईआईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं। अनुज, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। अनुज, दायरे का ही ट्रेड हो रहा है, कोई बड़े फायरवर्क्स या बड़े मूवमेंट किसी भी साइड में देखने को नहीं मिल रहे। सोने चांदी में क्या किया जाए आज? नेहा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, कंटिन्यूसली गोल्ड $1850 के आसपास ही घूम रहा है, और सिल्वर भी $22 के आसपास ही घूम रही है। तो एक रेंज बाउंड मूवमेंट है, और हम एक्सपेक्ट करें कि अभी ऐसा कोई ट्रिगर अभी नहीं है जो कि कोई मार्केट को नया रोल दे। हमें लगता है कि अभी फिलहाल एक रेंज बाउंड मूवमेंट रहेगा। बट इसमें एक चीज है कि जो डॉलर इंडेक्स में हम कंटिन्यूसली थोड़ी सी वीकनेस आते हुए देखते हैं, वो थोड़ी सी पॉजिटिव हो सकती है। तो यहाँ पर हमारा व्यू बाय का रहेगा। गोल्ड में करीबन 50-700 में बाय करें, स्टॉप लॉस 50-450 का लगाए, टारगेट 51-200 तक हो सकता है। सिल्वर में बाय करें 61,300 में, स्टॉप लॉस 60-700 का लगाए, टारगेट 62,200 तक हो सकता है। मेटल्स में हम देख रहे हैं तेजी सस्टेन नहीं हो रही है, चाइना की डिमांड पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, प्लस रिसेशन का भी खतरा लगातार बना हुआ है। तो मेटल्स में आज कहाँ नजर होगी? मेटल्स में देखिए, कॉपर में खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। कॉपर में करीबन 768 में बाय करें, 762 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 780 का लगा सकते हैं। डिमांड जो है लोअर लेवल पे देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे मेटल्स में कॉपर और जिंक में दोनों में बाय कर सकते हैं। ओके, और कच्चे तेल में क्या किया जाए? यहाँ पर भी तो दायरे का ही ट्रेड हो रहा है। कच्चे तेल में देखिए रेंज वन मूवमेंट है, बट हाँ 8,500 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए 8,450 में, स्टॉप लॉस 8,250 का रहेगा, टारगेट करीबन 8,600 तक हो सकता है। पॉइंट टेकन अनुज जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि किन नॉन एग्री कमोडिटीज में आज हमें फोकस करके चलना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एफआईआर यानी एफआईआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की। जान लेते हैं किन शेयरों पर एफआईआई ब्रोकरेजेस ने दर्ज किया एफआईआर। सबसे पहले कोल इंडिया, इस पर क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म का आउटलुक दे रहा है, लक्ष्य बढ़ा दिया है, 250 कर दिया, पहले 225 था। जेपी मॉर्गन ओवरवेट का स्टैंस है, टारगेट 265 का है। जेफरीज ने होल्ड करने की सलाह दी है, लक्ष्य बढ़ाकर अब 175 कर दिया। सिटी का स्टैंस आउटलुक थोड़ा न्यूट्रल ही है कोल इंडिया पे, लक्ष्य इन्होंने 20 रुपए से बढ़ा दिया है, अब 180 कर दिया है। आगे बढ़ते हैं और बात अब बीपीसीएल की। बीपीसीएल पर जेफरीज की खरीद की रिकमेंडेशन है, टारगेट 465 का है। क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म का आउटलुक इनकी तरफ से, लक्ष्य 455 का है। और इंटरग्लोब एविएशन, इस पर क्रेडिट स्विस की आउट परफॉर्म की रेटिंग है, लक्ष्य हालांकि इन्होंने 300 रुपए से घटा दिया है, अब 2200 फ्रेश टारगेट है। जेपी मॉर्गन इन्होंने अपना आउटलुक अपग्रेड कर दिया है, पहले न्यूट्रल था, अब इसे ओवरवेट कर दिया है, लक्ष्य 1825 से बढ़ाकर 2000 कर दिया गया है। चलिए तो इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को यहीं समेटते हैं।